Hello, a very lovely good evening from here in Delhi, and as always, hope that each one of you are absolutely fine and in fine spirits and good health. And at the same time, we also pray to the Almighty to shower not only fine health, good sound health, but supreme success upon you. So, examination time is nearing down, and at the same time, I am sincerely hope that your studies are also going on vigorously and in right direction. So, in the context of the same, actually, the CEO of Exam Online, Mr. Prasant Bhardwaj, who happens to be a very fast friend of mine, actually requested me to conduct a very special session for the student fraternity so as to provide them some tips with respect to the preparation of the IND AS and AS. So that's why it's a very special what we call session which we have conducted, wherein we are going to talk about how to actually prepare for Indian accounting standard and at the same time existing accounting standard, because both forms part of your syllabus. This particular session is specially meant for what we call CFR students, correct? So you will drive a lot of what we call benefits, and I'm also quite sure inside of my heart that once you have gone through this particular session, many of your doubts will get erased out, because of late I too have been thronged by various queries. So which are the Indias which are very important? It looks pretty vast topic how to go about it. So there are a lot of hunches, lot of fear, lot of scares. So in order to erase those out, we have conducted this particular session. So we come directly to the business end now. तो बेटा सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन से इंड एस प्रिविलेंट हैं। यानी कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पर्पस ये है कि आपको एक्विंट कराना कि कौन से इंड एस प्रिविलेंट हैं और कौन से इंड एस जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट? ऑफ कोर्स ये आपके कोर्स का पार्ट है। इन्वेंट्रीज डेफिनेटली कोर्स का पार्ट है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पर शेडेड एरिया में लिखे हुए हैं, जैसे कि 3rd, 4, 5 और 6। साथ में मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। आपने ब्रैकेट में आपने देखा कि मैंने आगे लिखा है नो इंड एस और IFRS, यानी कि इन सीरियल ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी इंड एस प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है, करेक्ट? सिमिलरली बहुत से बच्चों को हंच होता है, कई बच्चे तो पूछ देते हैं सर आपने इंड एस 3 नहीं कराया। बाबा इंड एस 3 अभी है नहीं, इंड एस 4 भी नहीं है, इंड एस 5 भी नहीं है और इंड एस 6 भी नहीं है। तो इन्वेंट्रीज के बाद डायरेक्टली वी विल कम ओवर टू इंड एस 7, जिसका कि ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से है। उसके बाद है फिर 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, करेक्ट? सिमिलरली 9th जो है वो स्लॉट वैकेंट है, यानी कि इसके अगेंस्ट फिलहाल प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक कोई भी इंड एस या IFRS नहीं है। इसी तरह 10 का के ताल्लुक इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से है, 11th कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि नाउ रिप्लेस्ड बाय इंड एस 115। हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले इंड एस हुआ करता था इंड एस 11 के नाम से, वो अब सबमर्ज हो गया है, समा गया है 115 के अंदर। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्निकली अब डिलीटेड है। इसी तरह से फिर है उसके बाद इनकम टैक्सेस, और उसके बाद यहाँ पर फिर ये शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया का मतलब है कि इन सीरियल ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी इंड एस प्रैक्टिकल लाइफ में फिलहाल नहीं है, यानी कि इसका मतलब 13 नाम का, यानी कि इंड एस 13 नाम का कोई इंड एस नहीं है। इसी तरह 14 इंड एस 14 कोई नहीं है, इंड एस 15 भी कोई नहीं है। उसके बाद है फिर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लीजेस। लीजेस के आगे मैंने क्या लिखा है, ये है इंड AS 17, इसका मतलब है लीजेस। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंड AS 16, जो कि सभी को मालूम है, और हाल ही में मैंने अभी ये इंड AS अपलोड भी करा है। उसके बाद है 18 रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। अब ये जो स्टैंडर्ड है वो भी डिलीट हो चुका है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड भी समा गया है 115 के अंदर। इनफैक्ट जो इंड AS 115 है, बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज मर्जर ऑफ व्हाट वी कॉल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अर्स्टवाइल इंड एस, यानी कि जो पहले इंड एस हुआ करते थे 11 और 18, ये उनका समावेश है 115, करेक्ट? रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, इंड एस 115। 19 है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 20th है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। ये मैंने फर्स्ट शीट में लिखा हुआ है। इस शीट के बाद फिर मैं नेक्स्ट शीट की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट शीट पे मैंने क्या लिखा है, 22 शेडेड एरिया में है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि इंड AS 22 फिलहाल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इंड AS नहीं है। उसके बाद है 23, इसका ताल्लुक बोरोइंग कॉस्ट से है।
फिर है इंडेस 24, इसका ताल्लुक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से है, और 25 और 26 नाम के कोई भी इंडेस प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है। फिर है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28, 20 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 27, 28 इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स एंड ऑफ कोर्स जॉइंट वेंचर्स। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज जो कि 29 के नाम से है, और फिलहाल 30 और 31 नाम का कोई भी इंडेस नहीं है। उसके बाद है 32, 33 एंड 34। 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट, जिसका के ताल्लुक बेसिकली प्रेजेंटेशन से है, फिर अर्निंग पर शेयर, और उसके बाद है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और 35 नाम का कोई भी इंडेस प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है। 36 का ताल्लुक इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स से, 37 का कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट्स और प्रोविजन से है, 38 का ताल्लुक इंटेंजिबल एसेट से है, और 39 नाम का इंडेस हालांकि पहले होता था लेकिन उसकी जगह पर अब आ गया है इंडेस 109। आज से करीब 2 साल पहले, आज से करीब 2 साल पहले जो था इंडेस 29, इंडेस 39 नाम का इंडेस हुआ करता था, लेकिन मैंने कहा सेम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंडेस 109 नाउ। उसके बाद है फिर 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 41 का ताल्लुक है एग्रीकल्चर से। अब यहां पर एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, मैंने लिखा है 42 से लेके 100, यानी कि 42, 43, 44, 91, 92, 99, 100। 42 से लेके 100 तक का जो स्लॉट है वो वैकेंट है, अनऑक्यूपाइड है, इनके अगेंस्ट कोई भी इंडेस या आईएफआरएस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो 42 से लेके 100 तक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। एक बच्चे ने तो मेरे से पूछ लिया, सर आपने इंडेस 43 नहीं कराया, तो जैसा कि मैंने कहा 41 के ऑनवर्ड्स यानी कि 42 से लेके 100 तक कोई भी इंडेस या आईएफआरएस प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है। उसके बाद है फिर इंडेस 101 जिसका ताल्लुक फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। फिर 102 सभी को मालूम है कि इसका ताल्लुक शेयर बेस्ड पेमेंट से है, और उसके अलावा इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 जिसका ताल्लुक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से, 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड ऑफ कोर्स डिस्काउंटेड ऑपरेशंस। देन वी हैव व्हाट वी कॉल गॉट 106 जिसका कि ताल्लुक एक्सप्लोरेशन फॉर एंड व्हाट वी कॉल इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज से है। फिर उसके बाद 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर से है। 108 इसका ताल्लुक ऑपरेटिंग सेगमेंट से है। ये है शीट नंबर 2, और शीट नंबर 2 के बाद फिर शीट नंबर 3 पे हम आते हैं। ये 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, consolidated financial statement 110, joint arrangement 111, then 112 deals with disclosure of interest in other entities, फिर fair value measurement 113, 114 regulatory deferral accounts, 115 revenue from contracts with customers and 116 leases। बेसिकली इस पॉइंट में मुझे आपको बताना ये था, नो डाउट जब हम इंडेस 116 को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि शायद हमें 116 इंडेस करने। कई बच्चे तो इस चीज को देख करके घबराते हैं। तो ध्यान ये रखना कि टोटल सीरियल एडिशन नो डाउट 116 है, लेकिन आपने देखा 1 से 116 के बीच में कई स्लॉट्स फ्री हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी इंडेस नहीं है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 9, 15, 14, 15, 22, 25, 26, 30, 31, 35 एंड 37, करेक्ट। इनके आगे कोई भी इंडेस नहीं है, यानी कि कोई इंडेस 3 नहीं है, कोई इंडेस 14 नहीं है, कोई इंडेस 13 नहीं है। इसी तरह 42 से लेके 100 के बीच में जितने भी सीरियलिंग हैं इनके अगेंस्ट भी कोई इंडेस नहीं है। जो ये इंडेस नहीं है, अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये 74 आते हैं, यानी कि 1 से लेके 116 के बीच में जो 74 स्लॉट्स हैं वो अनऑक्यूपाइड हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी इंडेस या आईएफआरएस नहीं है। एक तो हमें ये चीज पहले बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं 116 में से 74 माइनस कर दूं तो आई विल बी लेफ्ट ऑफ विद 42। इसका मतलब 42 इंड एएस है जो इश्यूड हैं, नोटिफाइड हैं, जो कि टेक्निकली हमें करने हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ये 42 स्टैंडर्ड्स आपको करने हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो या तो डिलीट हो चुके हैं या जो रिप्लेस करे जा चुके हैं। अब हमें मालूम यह होना चाहिए कि इन 42 की प्रिपरेशन हमने करनी कैसे है। जस्ट पे अटेंशन, वी कम ओवर टू दिस पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है इंडेस विच यू आर नॉट सपोज टू डू। ये इंडेस आपको नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि ये कोर्स के पार्ट का या कोर्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो ये स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं या रिप्लेस हो गए हैं, या इन स्टैंडर्ड पे अभी कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से इनको अभी सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया गया है।
ये टोटल स्टैंडर्ड 7 है। मैंने कहा 42 स्टैंडर्ड बचे थे, 42 में से 7 स्टैंडर्ड आपको नहीं करने हैं। इसका मतलब टेक्निकली अब आपका वर्कलोड जो हो गया वो 35 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करने का हो गया। यहां तक ठीक है। 29 आपको नहीं करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं कि ये डिलीटेड है या इसलिए नहीं कि ये रिप्लेस हो गया है, बल्कि इसलिए कि इस स्टैंडर्ड को लेकर के अभी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, डाइवर्जन ऑफ ओपिनियंस हैं, इसके एप्लीकेशंस को लेकर के मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो यही वजह है और यही रीजन है कि इसको फिलहाल प्रोफेशनल बॉडीज ने अपने कोर्स का अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया है। मैं बता चुका हूं कि 18 जो है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि अब वो 115 के अंदर समा गया है। इसी तरह से इंड एस 17 आपको नहीं करना है लीजेस, क्योंकि इसकी जगह पर अब आप करेंगे इंड एस 116। इसी तरह से 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जिसका ताल्लुक हुआ करता था वो भी रिप्लेस हो गया है, यानी कि ये डिलीट हो चुका है इनडायरेक्टली, और इसकी जगह अब आप एएस 115 करेंगे। 114 ना डिलीट हुआ है ना रिप्लेस हुआ है। इसी तरह 106 भी डिलीट या रिप्लेस नहीं हुआ है और 104 भी डिलीट या रिप्लेस नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन वही है जो मैंने एएस 29 के लिए फर्निश करा था। मैंने बताया था एएस 29 के अंतर्गत, और वही रीजंस यहाँ पर भी हैं। इन स्टैंडर्ड्स पे अभी काफी वर्क चल रहा है, काफी रीवर्क चल रहा है, बहुत रिविजन्स चल रही हैं, क्योंकि मैंने कहा डाइवर्जन ऑफ ओपिनियंस हैं, उनके एप्लीकेशंस को लेकर, प्रोविजंस को लेकर के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। तो अभी उसमें बेसिकली यूनानिमिटी नहीं है, यूनानिमसनेस की कमी है। तो यही वजह है कि इन स्टैंडर्ड को भी कोर्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब 42 स्टैंडर्ड आपको टोटल करने हैं। 42 में से अब आपने देखा कि 7 आपको नहीं करने हैं, तो आपका वर्कलोड अब आपका कम हो गया 35 तक, सिर्फ 35 स्टैंडर्ड से जो आपको करने हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिखा है, 42 में से 7 करने नहीं है, 35 करने हैं। अब जो 35 हैं उसमें से भी कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनका प्योरली ताल्लुक जो है चैप्टर से है। इसका मतलब इन स्टैंडर्ड पे आपको स्पेशली कोई अलग से स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसको कि हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर अप करा है, एंड आई होप दैट ईच वन ऑफ यू एग्री। तो 103 आपको करने की अलग से जरूरत नहीं है। जब आप चैप्टर करेंगे तो ये चैप्टर, ये इंड एस ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह इंड एस 110 कंसोलिडेशन, इसको भी हमने बहुत डीपली कवर करा है और रिसेंटली मैंने अभी इसको रिवाइज भी करा है, आपने देखा भी होगा। और अभी इसके अंदर लेके मैं आपको बता दूं, दो मुझे अपलोड करने हैं। इसके अंदर मुझे 2 लेक्चर्स अपलोड करने हैं जिनका कि ताल्लुक चेन होल्डिंग से होगा। वो बाय नेक्स्ट संडे तक मैं अपलोड कर दूंगा। 109, 107 इसी के नीचे, ये अगली शीट है, ये शीट नंबर 2 है। अब शीट नंबर 3 को ना मैंने इसी के नीचे रखा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट, शीट नंबर 2 में ही थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, जस्ट वेट, नाउ इट इज ओके। तो मैंने बताया कि 35 इफेक्टिवली आपको करने हैं, लेकिन इसके अंदर 9 ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक है वो प्योरली चैप्टर से है। तो जब आप रेलिवेंट चैप्टर इनके अगेंस्ट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। 109, 107 और 32 सबको मालूम है कि इनका ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रिसेंटली मैंने इसको रिवाइज करा है और मैंने इसमें 10 लेक्चर्स कर दिए हैं। ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि आपके मॉड्यूल में हार्डली 2 या 3 जो हैं पेजेस इसके लिए डिवोट करे हुए हैं। लेकिन मेरी फिर भी आपसे ये एडवाइस है, इल्तिजा है और गुजारिश भी है कि इनको पूरे 10 के 10 स्टैंडर्ड को आप अच्छी तरह से करें। यू मस्ट डू ऑल दीज स्टैंडर्ड्स, ऑल द 10 लेक्चर्स। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन may be tossed up in the examination and you will be able to do the objective type questions only if you will be familiar with all the aspects. तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मुझे 10 लेक्चर्स की एटलीस्ट जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि इसमें 10 लेक्चर्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? 113 के बारे में बच्चों को कम पता होता है, हालांकि ये भी एक तरीके से चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आपका एक चैप्टर भी है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, दैट इज नथिंग बट इंड एस 113। तो ये भी आप अच्छी तरह से करेंगे। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने रिसेंटली अभी अपलोड करा है, करेक्ट, जिसके अंदर मैंने जो सप्लीमेंट्रीज में जितनी भी केस स्टडीज आई थी उनको कवर करा हुआ है, करेक्ट। उसके अलावा इंड एस 111 और 28 को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये दोनों स्टैंडर्ड भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि इंड एस 103 या 110, क्योंकि इनका भी ताल्लुक एक तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से है। ये दोनों स्टैंडर्ड भी एक तरीके से ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरह से करेंगे।
तो 42 में से 7 करने नहीं है, बच गए 35। 35 में से 9 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनका के ताल्लुक एक तरीके से प्योरली चैप्टर से है। इसका मतलब इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्ट्रेस नहीं करना, जब आपने ये चैप्टर अच्छी तरह कर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 35 में से 9 स्टैंडर्ड आपके हो गए, तो अब आपको बेसिकली मेहनत करनी है 26 स्टैंडर्ड्स पे। अब 26 स्टैंडर्ड पे भी आप मेहनत कैसे करेंगे? दिस इज माई शीट नंबर 4, करेक्ट। अब ये जो 26 स्टैंडर्ड बचे, इसके अंदर भी कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैंने यहां लिखे हुए हैं। इनको आप पहले करेंगे और इनको बड़ी शिद्दत से, इनको बड़ी मेहनत से और बड़े फोकस से आपको करना है। जैसे कि 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। मैं एक चीज और बता दूं, जिन लोगों ने हिंदी वर्जन का कोर्स लिया हुआ है वो 101 को और इंडेस 7 को नेक्स्ट संडे के बाद करना। अगर आपने अभी तक नहीं करा है, किसी ने अगर कर भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर भी मेरी एडवाइस है, क्योंकि इन दोनों स्टैंडर्ड को मैंने रिवाइज करना है। आपके सभी स्टैंडर्ड रिवाइज्ड हैं, मुझे 5 स्टैंडर्ड रिवाइज करने थे, जिसमें से मैंने 10 तो रिवाइज कर दिया है, 8 भी मैंने रिवाइज कर दिया है, 116 भी रिवाइज्ड फॉर्म में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये 2 स्टैंडर्ड बच गए थे जिनको मुझे अभी रिवाइज करना है। ये नेक्स्ट संडे तक मोस्ट प्रोबेबली हम इसको अपलोड कर देंगे, करेक्ट। तो जिस साइट से भी आपने कोर्स परचेज करा हुआ है एग्जाम ऑनलाइन से, तो वहां से आप इनको डाउनलोड लिंक के सारे डाउनलोड कर लेना इस संडे के नेक्स्ट संडे। इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। 105 नॉन करंट एसेट्स, सिमिलरली बताने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स 116 वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर से इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन का पार्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीजेस, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। 115 लंबा स्टैंडर्ड है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड के अंदर जो चीजें हैं उन चीजों से आप पहले से ही काफी वाकिफ हो। मैंने कहा ये स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, मर्जर है इंड एस 100, इंड एस 18 का और इंड एस 11 का। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, और हमने काफी केस स्टडीज करी हुई हैं इसमें, तो इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। उसके अलावा AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल statement very important. At the same time 21 effects of changes in foreign exchange rate, even inventories को कई लोग बच्चे जो होते हैं बहुत लाइटली लेते हैं, ये सोच करके कि हमने पहले ये करा हुआ है, हमें बहुत अच्छी तरह आता है। तो ऐसे इसको लाइटली आपने नहीं लेना है, ये बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इसको भी आप उतनी तवज्जो, उतना ही अटेंशन देंगे जितना कि आप बाकी स्टैंडर्ड को देंगे। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 8 और 10 मैंने बताया हाल ही में मैंने रिवाइज करके अपलोड करे हुए हैं। तो आपके पास, आपने देखा टेक्निकली 26 इफेक्टिवली आपको करने हैं, क्योंकि टोटल तो वैसे 35 इफेक्टिवली आपको करने हैं। 35 में से 9 स्टैंडर्ड तो चैप्टर ओरिएंटेड हैं, बच गए 26। 26 में से 10 स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट हैं, फोरमोस्ट हैं, फॉर्मिडेबल हैं। तो जाहिर है कि इस पे आपका थोड़ा वक्त लगेगा और मेहनत भी लगेगी, लेकिन जब वक्त और मेहनत किसी चीज पे लगती है तो तभी हम उनसे होने वाले फ्रूट के हकदार भी बनते हैं। तो अब बच गए 16। अब 16 में से आपको ये 13 स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपकी मेहनत कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? ये जो 13 है इनमें मैंने लिखा है क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ये जो 13 स्टैंडर्ड हैं इसके अंदर भी आप पहले 40 करेंगे, फिर 41 करेंगे और उसके बाद 12 और 16 करेंगे, यानी कि इस सेट के अंदर भी ये 4 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं। अब जो स्टैंडर्ड बच गए हैं उस पर आपकी मेहनत कम लगेगी और वक्त भी कम इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है तकरीबन जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी तरह है। जैसे कि इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट, इसका ताल्लुक ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 से है, और AS 26 आपने बहुत अच्छी तरह पहले करा हुआ है, तो इसलिए आपका वक्त बहुत कम लगेगा। इसी तरह प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट आपने इससे पहले AS 29 करा है, तो ये स्टैंडर्ड इंड एस 37 और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 29 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरीके से 38 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, इससे पहले आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 28 करा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड इंड एस 36 और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 28 में काफी सिमिलरिटीज है। इसी तरीके से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इंड एस 34, जो आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड इससे पहले AS 25 करा है, ये और ये बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हैं। इंड एस 33 थोड़ा लंबा इंड एस जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि इससे पहले आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 20 करा है, ये बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर है। उसके अलावा
फिर मैंने बताया आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट। एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर आपने इससे पहले एएस 15 कराया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, इससे पहले अगर आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एएस 12 करा है, उसके अगर प्रोविजन से आप वाकिफ हैं तो आपके लिए इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और 23 बोरोइंग कॉस्ट, इससे पहले आपने एएस 16 करा हुआ है, उसी से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इससे पहले आपने एएस 18 करा है, ये उसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। तो आपने देखा, अगर मैं इसका टोटल कर दूं, हालांकि टोटल मैंने नेक्स्ट शीट में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सारे इस सेट का टोटल 13 है, क्वाइट इंपॉर्टेंट का। तो 16 स्टैंडर्ड में से 13 आपको ये करने पड़ेंगे, और 13 में से जो रिमेनिंग बच गए, अच्छी बात यह है कि ये आपको नहीं करने। टोटल 42 बचे थे, 42 में से 7 स्टैंडर्ड आपको करने नहीं है, क्योंकि या तो वो डिलीट हो गए हैं या रिप्लेस हो गए हैं, जैसा कि मैंने कहा। करेक्ट, बच गए 35। 35 में से 9 स्टैंडर्ड ऐसे थे जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ चैप्टर से था, बच गए 26। 26 में से 10 स्टैंडर्ड मैंने कहा बहुत फोरमोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जहां आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। उसके बाद बच गए 16। 16 में से 13 मैंने बताया अभी अभी कि ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और फिर बच गए 3, और ये 3 अच्छी बात यह है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, आप 27 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्योर एक पेज का स्टैंडर्ड है, थियोरेटिकल है, और 112 भी मुश्किल से 1 या 2 पेज का स्टैंडर्ड है, इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। इसी तरह 108 ये डिलीटेड नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सेगमेंट में अभी बहुत सारा वर्क और रिवीजन चल रहा है। तो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें बहुत वर्क या रिवीजन अभी चल रहा हो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मुझे डाउट है कि उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप ये 3 स्टैंडर्ड छोड़ सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे, एक क्या काफी बच्चों ने ये भी पूछा, सर अकाउंटिंग, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी जरा को बता दे कौन से करने। अब सबको मालूम है कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 1 से लेके 29 तक है। करेक्ट, ये इस लेवल पे बताना अच्छा नहीं लगता, सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन इस 29 में से जो स्टैंडर्ड हैं, एक तो 6 और दूसरा जो शेडेड एरिया में मैंने लिखे हैं 8। सबको मालूम है कि ये 2 स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में अब नहीं है। एएस 6 पहले डेप्रिसिएशन हुआ करता था, जो एएस 10 के अंदर समा गया है। इसी तरह एएस 8 पहले किसी जमाने में एक स्टैंडर्ड होता था जिसको हम बोलते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, तो ये स्टैंडर्ड भी अब कोर्स का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब कोर्स का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है 26 के अंदर समा गया है। तो बच गए अब 27। अब 27 में से जो मैंने ये मार्क करे है ना, आपको सिर्फ यही स्टैंडर्ड करने की जरूरत है, इसके अलावा आपको कोई भी स्टैंडर्ड करने की जरूरत क्यों नहीं है वो मैं अभी बताता हूँ। एएस 1 और 2 आप करेंगे, 3 आपको करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप इंड एएस 7 करेंगे तो 3 आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसी तरह से 4, 5 आपको करना है, 6 तो करना ही नहीं है, 7th आपको करना है, 8 करने की जरूरत ही नहीं है, 9th और 10th ये आपको करने हैं। अब इसके आगे के जो स्टैंडर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली आपके इंडेस में कवर हो जाते हैं, इसलिए आपको अलग से करने की इनको जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि कंटिजेंट एसेट और लायबिलिटी जब आप इंडेस 37 करेंगे तो ये स्टैंडर्ड आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह इंपेयरमेंट ऑफ एसेट के बारे में मैंने बताया था, इसी तरह से मैंने इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताया था, इंटरिम रिपोर्टिंग के बारे में मैंने बताया था, करेक्ट। इसी तरह मैंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में, 23 के बारे में, 22, 21। इनफैक्ट ये जो स्टैंडर्ड है 27, 23 और 21 ये तो अब आपको बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन से है या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट से है। करेक्ट, और मैं बता ही चुका हूं कि इंडेस 110, 111 और 28 हमें बहुत अच्छी तरह से करने हैं, तो इन 3 की कवरेज वहीं पर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बाकी इंडेस बच गए, जैसा कि मैंने कहा वो बचे हुए जो सेट था, जब मैं आपको ये वाले सेट की बात बता रहा था जिसमें मैंने क्वाइट इंपॉर्टेंट कहा था, तो ये स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं जब आप इंडेस 37 करते हैं या इंडेस 36 करते हैं या इंडेस 23 करते हैं, तो ये बचे हुए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी का पहलू होना चाहिए, खास तौर से जब आप इंडेस की प्रिपरेशन करते हैं और एएस की, क्योंकि मैंने देखा बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन हमसे कर रहे थे, सर इंडेस की प्रिपरेशन के बारे में आप जरा बता दो। तो आई एम वेरी श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू व्हाट वी कॉल दिस पर्टिकुलर सेशन, you must have driven what we call little bit of what we call idea how to go about with respect to IND-AS and of course at the same time AS। पर मुझे लगता नहीं है कि AS में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन IND-AS में से डेफिनेटली ज्यादा प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो सेशन है वी हैव कंडक्टेड व्हाट वी कॉल ऑन बिहाफ ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एंड इन कोलैबोरेशन विद एग्जाम ऑनलाइन।
और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो एग्जाम ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, जैसे कि आप सबको ये भी मालूम है। और खास तौर से जो मेरे इंग्लिश वर्जन के कोर्सेज हैं उनके एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो एग्जाम ऑनलाइन के पास ही मौजूद है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी साइट्स पे आपके कोर्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिविटी जो होती है कोर्सेज की वो पर्टिकुलर साइट्स के पास होती है। और एग्जाम ऑनलाइन की साइट्स हमारी ही निगाहों में नंबर 1 रैंकिंग पर है। वो इसलिए है क्योंकि उनका सपोर्ट स्टाफ, उनकी खास तौर से बच्चों के व्यूज और रिव्यूज को देखने के बाद हमें ये लगता है कि ये साइट ने सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया काम करा भी है। मिस्टर प्रशांत भारद्वाज ने ये इनिशिएटिव लिया था कि ये हम सेशन कंडक्ट करें, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम आल्सो, एंड आई एम वेरी श्योर एंड यू शुड बी आल्सो वेरी थैंकफुल टू मिस्टर प्रशांत भारद्वाज ऑफ एग्जाम ऑनलाइन, www.examonline.org, correct? He is the CEO. He manages the entire what we call courses of mine over there. तो मेरे कोर्सेज के लिए आप इस साइट को प्रेफर कर सकते हैं। तो आप दिस वाज द स्पेशल सेशन, जैसे कि मैंने बताया, और इस सेशन में मुझे आपसे यही चर्चा करनी थी कि इंडियंस की प्रिपरेशन कैसे होंगी। और इन द अपकमिंग व्हाट वी कॉल डेज वी आर गोइंग टू व्हाट वी कॉल पुट अप मेनी मोर सच सेशंस डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स योर फीडबैक्स। सो ऑन सच नोट वी टेक लीव ऑफ यू, एंड इट्स ऑलमोस्ट नाउ 9 p.m. here in Delhi, so it's time to say good night.